जरा इस वीडियो को देखिए। ये थे चीन के तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर हु जिनताओ। अब ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर चाइनीज रिपोर्टर्स या बचे कुचे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स की आप रिपोर्ट देखेंगे तो इनका कहना यह है कि हु जिनताओ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये क्लियर सिग्नल है कि शी जिनपिंग दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि चाइना में पावर किसके पास है और चाइना में किसके पास सारा कंट्रोल है। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोले तो ये समझ लीजिए कि हु जिनताओ यानी चाइना के लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वक्त में हु जिनताओ जी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। माओ जेडोंग से लेके अभी तक शी जिनपिंग में हु जिनताओ एक बहुत ताकतवर राष्ट्रपति थे। लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात करें तो जैसे नया जनरेशन आती है पॉलिटिकल, जो नई पीढ़ी आती है राजनीतिक, वो जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी स्पॉटलाइट से थोड़े थोड़े कम हुए। स्पॉटलाइट से कम क्यों? क्योंकि जो मोशा वैगन माने मोदी जी और अमित शाह, ठीक उसी तरह अभी जो नई राजनीतिक विकल्प आए, जो नई राजनीतिक पीढ़ियां आए हैं, वो धीरे धीरे इनको स्पॉटलाइट से कम कर रहे हैं। अब ये कौन है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। इस चेहरे से वाकिफ रहिए। ये है शी जिनपिंग, चाइना के अभी के वक्त के राष्ट्रपति, और इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। माओ जेडोंग जी से लेके शी जिनपिंग जी के जो कार्यकाल है उसमें चाइना का जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है और वो आज का केस स्टडी है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आप जियोपॉलिटिकली देखेंगे तो हिंदुस्तान का अभी के वक्त जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो चाइना है। अब छोटा मुंह बड़ी बात, पाकिस्तान की बात नहीं कर दे, क्योंकि एक बात कहने की होती है, नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार, बड़ी अच्छी लगती है। पाकिस्तान अब किसी भी मोड में ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो हिंदुस्तान के कंपैरिजन के पास भी आए। अगर हिंदुस्तान को अगर अपना गोल डेवलपमेंट या विकास की तरफ रखना है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीटर आज के वक्त में होगा चाइना। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बेसिक एनालिसिस दे दूँ तो हमारा पूरा जो साउथ ईस्ट पैसिफिक एरिया है उसमें अभी के वक्त में सबसे स्ट्रॉन्ग देश, और जिस देश से हिंदुस्तान को आर्मी के कहिए, साइंटिफिकली कहिए, टेक्नोलॉजिकली कंपटीशन है, तो वो है चाइना। अब धोकलाम वैली में जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ वो आप जानते ही होंगे। चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में एंटर किया, लद्दाख में स्पेशली। उस वक्त जम्मू कश्मीर का भाग था, धारा 370 के बाद वो लद्दाख बना। तो इससे चाइना का जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकल गोल्स है वो हिंदुस्तान को सच में काबिल तारीफ के रूप से देखना ही पड़ेगा। अब चाइना का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है ये आप अपने घर में ही देख सकते हैं। आप कितनी सारी चीज़ें, अब मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के बाद बहुत सी चीज़ें मेक इन इंडिया हो रही है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो छोटी से छोटी खिलौना से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मशीन आता तो सिर्फ चाइना से ही था और चाइना से ही था। तो इससे हिंदुस्तान गौर देखना चाहिए क्योंकि चाइना की जो सॉफ्ट पावर माने उनका जो इकोनॉमिकल इनपुट है भारत में वो बहुत स्ट्रांग है, और इस पे हिंदुस्तान को सच में गौर देना चाहिए। जो से हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमें देखना चाहिए वो आज के वीडियो का टॉपिक होगा। अगर आपको चाइना का ये सेटबैक अगर आपको ये समझना है तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल टाइम्स में घुसना पड़ेगा। हाँ, तो अभी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। तो 18th सेंचुरी में जो आज का चाइना है उसमें मंगोलिया, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे विभिन्न पार्ट बन के हान डायनेस्टी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड और टेक्नोलॉजी के साथ साथ यूरोपियन देशों का इस पे प्रभाव पड़ा। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने अलग अलग जगहों पे चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेट बना दिया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जानने के बाद तो अभी चाइना की जो इकोनॉमिक वैल्यू है और चाइना का जो दबदबा है हिंदुस्तान में वो मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मेकिन अब भले ही आपके पास चीज़ें मेक इन इंडिया करके आती है, लेकिन क्या है, चाइना का जो आउटपुट है, जो फैक्ट्री यूनिट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर चाइना के जो गुड्स है इंटरनेशनली बॉयकॉट हो गए होंगे तो क्या चाइना की फैक्ट्रीज अभी भी चल रही होती? नहीं, ऑब्वियसली इट इज़ अ मार्केट। As long as there is demand, there will be production, and production only continues as long as the demand arises. डिमांड है तो प्रोडक्शन तो आएगा। और जो चाइना का जो वर्किंग लेबर है या जो वर्किंग कल्चर है वो परफेक्ट है। अब कई जगहों पे ह्यूमन राइट वायोलेशंस होते हैं, देयर इज नो डाउट विद दैट। हावेवर
ओवरऑल स्पीकिंग ये इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मार्केट। एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर की जो डिमांड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है इस मार्केट फोर्स में, क्योंकि लिबरलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो अभी जो चाइना की सॉफ्ट पावर है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, क्योंकि आप थोड़ा भी लॉजिक लगा लिए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जो असली ताकत होती है वो पैसे के बलबूते पे आती है, और जिसके पास पैसे नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो चाइना अभी के वक्त लार्जेस्ट मार्केट है, तो ये हिंदुस्तान के लिए कंपटीशन क्यों है? क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो चाइना से है, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक अराइजिंग इकोनॉमी है। माना कि हमारे ड्रॉबैक्स है, सेटबैक्स है, और कई प्रॉब्लम्स अभी भी अराइज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं। हमने कुछ साल पहले ही ब्रिटेन, जो हमारी कॉलोनाइजर थी, उसको ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की 5th पोजीशन हासिल कर ली है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया पहले की बोर्ड में, जो मैंने आपको मैप से आपको एक बेसिक हिस्ट्री का एक स्मॉल इन ब्रीफ लेसन दिया, तो ये जो यूरोपियन पावर्स थे थोड़े वक्त पहले, उन्होंने चाइना को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया था। हांगकांग ब्रिटेन के पास था, मकाऊ था पोर्तुगेल के पास, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रोड चला गया ऑस्ट्रिया हंगरी के पास, फ्रांस के पास साउथ चाइना सी में जो आज का वियतनाम है, कंबोडिया है, इन देशों पे इन अलग अलग यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया। तो जैसे हमारे वक्त में कॉलोनियलिज्म को हम डार्क टाइम देखते हैं, वैसे ही चाइनीज लोग इसे एक टर्म देते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि हमारे देश पे इन बाहर के अंदरूनियों का कब्जा था। तो ये हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट और एक तो ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन उनको हमेशा याद दिलाया जाता है कि देखो हमारा ऐसा वक्त था, हमें और जल्दी मेहनत करनी है और ज़्यादा बढ़ना है, ताकि हमें जो 18th सेंचुरी तक जो हमारी पावरफुल पोजीशन थी उस पर वापस लाना है। हिंदुस्तान में अभी भी वैसा सिचुएशन नहीं है, और ये एक ऐसा चीज़ है जो हम चाइना के यहाँ से सीख सकते हैं, कि जो सिर्फ ब्लेम गेम करते हुए कि हमारा ये था हमारा वो था, उससे जगह उनकी तरह कॉन्सेंट्रेट करके हमारी इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं सर, बिकॉज इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू डू दैट। हमने डिस्कस किया कि चाइना चाहती है कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो वापस लाए, तो शी जिनपिंग ने उसे एक टर्म दिया है चाइनीज ड्रीम। आज उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे अभी। तो चीन के जो ये स्ट्रैटर्जी है 3, वो हम ब्रीफली अब डिस्कस करेंगे। एक है कल्चरल डोमिनेंस, जैसे मैंने आपको बताया सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के बारे में, और चाइनीज पब्लिक का बेसिकली क्या व्यू है। तो चाइना जानती है कि इतने सालों तक हमारे ऊपर बाहर वालों ने कब्जा किया है, तो ये हमारा हक है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को वापस उस नंबर 1 पोजीशन पे लाए। ये सेम चीज़ हम इंडिया में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि आपके साथ ये बुरी चीज़ हुई है, आपको इसको सिर्फ बैठ के रोते नहीं, लेकिन इसको एक इंस्पिरेशन के मोड से लेके आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट कल्चरल डोमिनेंस दे हैव टू डू। अभी मानो या ना मानो, लेकिन अमेरिका का आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या देखते हो टीवी पे, इसका एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फिल्म्स हो गए, सिनेमा हो गए, गेम प्ले हो गए, तो ये सॉफ्ट पावर के मुंह से अमेरिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए और सोचिए कि कितने सारे अमेरिकन फिल्म्स, अमेरिकन के बारे में आप जानते हैं। ये है अमेरिका की सॉफ्ट पावर, और ये सॉफ्ट पावर चाइना लानी चाहती है, क्योंकि जैसे हमारे पास हमारी विविध संस्कृति है, वैसे चाइना के पास भी विविध संस्कृति है। और ये चाइना कैसे करेगी? एक धर्म जाति के ऊपर नहीं लड़ेंगे, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम अपने बड़े बड़े कॉलेजेस बनाएंगे, ताकि बाहर के लोग हमारे पास आ सके, पढ़े और हमारे देश में पैसा लाए। दिस इज हाउ वी विल बी अ कल्चरल डोमिनेंट। आज आप देखेंगे तो बहुत मोड पे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्लिश पेपर है, वैसे बहुत से चाइनीज पेपर इंग्लिश के मोड से पब्लिश होते हैं। ये चाइना अपना कल्चरल डोमिनेंस करना चाहते हैं कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया भर में महसूस हो, उसका दबदबा जो वजूद है वो दुनिया भर में असर करे। सेकेंड है एक यूनाइटेड चाइना। देखिए, जैसे हिंदुस्तान में हमारे पास अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, ठीक उसी तरीके, उतनी बड़ी तो नहीं लेकिन डाइवर्सिफिकली स्पीकिंग, चाइना में भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर 2 दिन में हम हिंदुस्तान में देखेंगे कभी धर्म के नाम पे झड़ाई हो रही है, कभी भाषा के नाम पे झगड़ा हो रहा है, कभी जाति के नाम पे झगड़ा हो रहा है। तो चाइना में भी डाइवर्स ग्रुप्स है, चाइना में ऐसा क्यों नहीं होता? अब ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम चाइना की तरफ ना मुड़े। देखिए, चाइना में जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 92% लोग हान चाइनीज़ है,
उनकी भाषा हान है और उनका जो कल्चर इंटेग्रिटी है वो हान है। तो चाइना अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हान भाषा का इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि भले ही आपकी मातृभाषा कोई भी हो, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है हान, वो एक तरीके से डोमिनेंट हो और आप उसी भाषा में सोचे विचार करें। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी एक डोमिनेंट लैंग्वेज के मोड में है, ठीक उसी तरह हान चाइनीज। और पॉलिटिकल पावर चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने की वजह से अगर कोई भी नॉन हान ग्रुप इस पे ऑब्जेक्ट करे, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है, कर्नाटका में कन्नड़ा स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है, तमिलनाडु में तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है, आसाम में आसामी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है। तो ये कम्युनिटीज़ आप बहुत बार देखेंगे कि झगड़े होते हैं कि हमारे स्टेट में हमारी भाषा ही चाहिए, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं सबके। तो चाइना में भी यही प्रॉब्लम था। तो चाइना ने क्या किया, जिन जिन समूह में अलग भाषा है उनको पूरी तरह चाइना ने डुबा दिया, उनको पूरी तरह डाउन प्ले कर दिया, उनकी जो पावर है वो निस्तनाबूद कर दी। और जो हान चाइनीज़ ग्रुप है जो 92% यानी एक तरीके से जैसे हिंदी इंडिया में डोमिनेंट लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ठीक उसी तरह हान चाइनीज़ को इन्होंने हर जगह पे इन्फोर्स किया। स्कूल में, ऑफिसेस में, पब्लिक ग्राउंड, किसी भी रूप से आप हान में ही गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड नहीं है। और धार्मिक बात करें तो क्योंकि इंडिया में हर 2 दिन झगड़े होते हैं धर्म के ऊपर, ठीक वैसे ही चाइना में एक सेकेंड ग्रुप है एथियस्ट और बौद्ध के बाद मुस्लिम्स, यानी उइघर मुस्लिम, शांझो रीजन उइघर, शांझो में उइघर मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं। और चाइना इन्हें एक तरीके से थ्रेट देती है अपनी एकाग्रता को। क्यों देती है? क्योंकि उइघर मुस्लिम मुसलमान होने की वजह से उनकी धार्मिक प्रैक्टिसेस अलग है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स अलग है, और चाइना इसी को दबाना चाहती है। चाइना इसको कैसे दबाती है? कोई भी अगर उइघर राइट्स एक्टिविस्ट होगा उन्हें जेल में डालेंगे, और एक एंटायर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया है जिसमें मुसलमानों को खदेड़ा गया। अब इसमें एक आप नोटिस करने वाली बात है, दुनिया भर में कुछ भी इस्लाम का होता है, पाकिस्तान छाती ठोकता है हम इस्लाम के ठेकेदार है, लेकिन कभी भी चाइना का अगर सबसे अच्छा दोस्त देखे अब इसमें, वो है पाकिस्तान। तो क्योंकि क्या है, पैसा बोलता है। अब चाइना में जो उइघर मुसलमानों के साथ बुरा कंडीशंस है वो सच में बेहद ही दिल दहलाने वाला चीज़ है। इस तरीके से भाषा और धर्म के ऊपर चाइना के ओपिनियंस है। इस चीज़ में हम सेटबैक देखें तो इंडिया एक बहुत एडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हम सेक्युलर डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारे देश में आज भी उन ग्रुप्स को, उन अलग धर्मों को, अलग भाषाओं को एक प्रोटेक्शन मिलती है। और तीसरा इनिशिएटिव की बात करें जो शी जिनपिंग के मैनिफेस्टो में है, ताकि चाइना को आप इकोनॉमिक या सुपर पावर बना सके, वो है ब्यूटीफुल चाइना। अब ये सच में हमारे देश की सरकार और उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे देश के नागरिक सीख सकते हैं। शी जिनपिंग क्या चाहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होगा हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में। जो ताइवानीज और इस क्षेत्रफल में जो बहती हुई समुंदर है वो बेसिकली इन एरियाज पे अटैक करेगी, उन एरिया पे सुनामीज आएगी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसके वजह से चाइना क्या कर रही है, चाइना ने ये प्लेज ले लिया है कि अगले 60 सालों तक हमारी 90% ऑफ द जो आउटपुट होगी वो ग्रीन होगी। ग्रीन कार्स हो गए, इलेक्ट्रिक कार्स हो गए, इलेक्ट्रिक आउटपुट होगा। बेसिकली एनवायरनमेंट में जो चेंज है और जो कोल प्रोडक्शन पे इनका जोर है, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो जोर है वो कम करे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एयर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस पे फोकस करे। अब इसमें हिंदुस्तान भी एक तरीके से सीख सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी कुछ साल के बाद। पर क्या है, एक चीज़, एक टर्म है सिविक सेंस, और इसमें सरकार से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों में प्रॉब्लम है। आपको पता है हिंदुस्तान हर साल 1720 करोड़ के आसपास दशमलव पैसे किस चीज़ में खर्चा करता है? शिक्षा, पेड़ रोपण, एनवायरनमेंट, आर्मी? जी नहीं, ये पैसे हर साल पानी के रूप में बहाए जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिकों को इतना सा भी चैन नहीं आता। हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम वहीं पे पान थूकेंगे, हम तंबाकू खा रहे हैं, हम गुटखा वहीं पे थूकेंगे, हम सिगरेट वहीं पे रखेंगे, हम दारू की बॉटल्स वहीं पे रखेंगे, हम कहाँ भी जाएंगे तो मानो देश तो हमारा पर्सनल टॉयलेट ही है, हम कहीं पे भी वॉशरूम करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों में सिविक सेंस का एक बहुत प्रॉब्लम है। हमारा घर को तो हम साफ रखेंगे, लेकिन बाहर जाते हुए साड़ा कुचरा ऐसे फेंक देंगे मानो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है या देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही नहीं। चाइनीज़ लोगों में एक सिविक सेंस बहुत अच्छा है। बहुत कम उम्र से उन्हें स्वच्छता और नियोगिता पे जो शिक्षण होती है वो उनको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि
ये घर के साथ साथ जो देश है वो भी आपका घर है। और ये चीज़ सरकार से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता पे है। हिंदुस्तान की जनता बहुत बुरी तरह अपने देश को ट्रीट करती है। आज गंगा जमुना को हम कहते तो माता है, लेकिन कूड़ा ऐसे फेंके जा रहे हैं जैसे गंगा जमुना पर्सनल डस्टबिन है। बिहार के रूप में जाएंगे और सबसे बुरा हालत तो इसमें बिहार राज्य का है, क्योंकि बिहार के जनता को इतना ज़्यादा राजनीतिक विकल्पों ने लूटा है कि बिहार की जनता एक तरीके से सिविक सेंस के प्रति लाचार हो गई है। अभी रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, बिहार के स्वकालीन यानी अभी के वक्त के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार आ रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल एमएलए लोकल एमपीज थे, उन्होंने क्या किया, होता है ना मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहाँ के लोकल एमपी। और अभी आते हैं चाइना के लास्ट प्लान पे, जो है एक स्ट्रॉन्ग चाइना। आप एक सेकेंड के लिए सोचिए और इंतज़ार कीजिए और ऐसा अनुमान लगाइए कि यदि आपको आपके देश को सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी पावरफुल बनाना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है चाइना के पास, एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स चाइना के पास है, आपका सरकार पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो चाइना के पास है, और चौथी है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको समझा। तो अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे जो मैंने अमेरिका पे बनाया है, उस पर मैंने आपको क्लियरली डिफाइन करके बताया है कि आज अमेरिका बन पाए उसके स्ट्रॉन्ग नेवी डिफेंस के वजह से, उसके एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस के वजह से। और अभी कुछ साल पहले ही अमेरिका को ओवरथ्रो किया है चाइना ने, और चाइना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अभी के दौर में सबसे बड़ी नेवी डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं बल्कि चाइना के पास है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका को अमेरिका उसके नेवी ने बनाया है, और अभी अमेरिका से भी बड़ी नेवी चाइना के पास है। फुशियान, शांजुते, सोमेकान, नुशाद्री, ये कुछ नेवल बेसिस के नाम है जो चाइना को अपनी हैसियत की वजूद दिखा देती है। अब तक हमने बात की चाइना की, अब थोड़े मिनट्स के लिए हम शी जिनपिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको चाइना की बात करें या किसी भी देश की बात करें, चाहे वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, हिंदुस्तान में मोदी जी हो, रशिया में व्लादिमीर पुतिन हो, तो एक आपको एक स्ट्रॉन्ग एनेक्डोट याद रखना पड़ेगा, दैट इज पर्सनालिटी कल्ट। शी जिनपिंग धीरे धीरे अपने आप का एक पर्सनालिटी कल्ट बना रहे। अगर आपको चाइनीज ऑफिस में रहना पड़ेगा तो एक गेम है शांजू करके, उस गेम में आपको दिखाया जाता है एक अच्छा लीडर कैसे बनाया जाता है, और वो अच्छा लीडर का एग्जाम्पल गेस कर लीजिए आप कौन होंगे, चाचा शी जिनपिंग। और रेगुलरली चाइना में बुक्स पब्लिश की जाती है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की जाती है, और न्यूज़पेपर्स क्योंकि ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर पे तो चाइना का कंट्रोल है ही, तो शी जिनपिंग को बिग अंकल शी करके बुलाते हैं। और शी जिनपिंग की बात करें तो आप स्कूल में जो उनकी बुक्स आती है उसके पीछे जो लास्ट पेज होता है उस पर लिखा गया है कि चाचा शी जिनपिंग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं हमारे चाइना को ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन इस सब के वक्त हमारे दादाजी अर्थात शी जिनपिंग हम छोटे बच्चों के लिए भी वक्त निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसे फासले हैं जिससे शी जिनपिंग अपना पर्सनैलिटी कल्ट बना चुके हैं चाइना में, और एक सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ द पीपल उनको अच्छे तरीके से लाइक करते हैं। वैसे उसे कुछ फर्क पड़ता तो नहीं है, सरकार तो इनकी ही आएगी, लेकिन स्टिल। और सेकंड जो उन्हें एक पॉपुलर लीडर बनाते हैं वो है उनका एंटी करप्शन ड्राइव। चाइना अभी कुछ महीने पहले ही कई सीनियर मेंबर ऑफ चाइना, लेडी बिन हो जाए, अभी जांग हांतू हो गए, मुस्ताश हो गए, ये चाइना के बड़े बड़े नाम हैं जिनको अरेस्ट किया गया है करप्शन के तहत। इसके दो फायदे होते हैं, एक क्योंकि आप करप्ट लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हो तो जनरल पब्लिक में आपका चेहरा बहुत अच्छा होता है कि ये आदमी करप्शन के अगेंस्ट है, और दो क्योंकि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स और राइवल्स को ही जेल में डाल रहे हो, तो इससे आपका चेहरा दिख जाता है कि आपका कंपटीशन भी कम हो गया और आपका चेहरा भी अच्छा हो गया, पब्लिक फिगर में आप बहुत अच्छी तरीके से दिखने गए। एक ही पत्थर से दो पंछी आपने उड़ा दिए। और तीसरा है यूज ऑफ सर्वेलेंस। आप एक बार सोचिए, दिल्ली जैसे इंपॉर्टेंट शहर का इंडेक्स निकालिए, तो जो कैमरा का जो इंडेक्स है यानी सीसीटीवी कैमरा, उसकी जो हैसियत है, जो वजूद है, वो बेजिंग के पास भी नहीं आती। बेजिंग हो गई, शंघाई हो गए, मकाओ हो गई, हांगकांग हो गई, हर जगह पे चाइना की सीसीटीवी सर्वेलेंस है, और चाइना हर एक सिटीजन पे ध्यान देती है। चाइना में एक नेटवर्क है जिसको आप, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर है, वैसे आपका सोशल क्रेडिट स्कोर होता है। और जिन लोगों के पास अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उनको घर लेना हो गए, बैंक के लोन्स हो गए,
ये सुविधा उनको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जिन लोगों का बैड क्रेडिट स्कोर होता है, इन्हें ये चाइना नॉटी सिटीजन्स कंसीडर करती है। ये वो लोग होते हैं जो एक, शी जिनपिंग के दुश्मन है, दो, शी जिनपिंग को, वो जर्नलिस्ट जो शी जिनपिंग से क्वेश्चन करते हैं, तीन, वो लोग जो चाइना के सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली जो भी शी जिनपिंग का दुश्मन है वो आदमी चाइना का दुश्मन हो गया, और अगर वो चाइना का दुश्मन है तो उस पर कोई भी लीडर वो चल जाता है। तो इतने बड़े मेजर्स के तहत चाइना अपना कंट्रोल, शी जिनपिंग और चाइना अपना कंट्रोल मनाते हैं। अब इस वीडियो के ज़रिए से हमने कई ऐसे मुद्दा दिखा दिए जो आप देखने लायक है, कई ऐसे मोड़ है जो हमें सीखने चाहिए, और कई ऐसे मोड़ है जिसमें हिंदुस्तान हमारी एकाग्रता, हमारी सुंदरता, हमारी विग्रता जो हमने संविधान के प्रति रखी है, जो हमारी वैभवता हमने संविधान के प्रति रखी है एज द सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके प्रति जो हमने श्रद्धा रखी है, उसके वजह से हम कई मोड़ पे चाइना से आगे हैं, लेकिन कई मोड़ पे हम चाइना से लेसन ले सकते हैं। चाइना उन एग्जाम्पल्स में है जब डिक्टेटरशिप में अच्छे प्रेसिडेंट हो, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हो, होशियार प्रेसिडेंट हो, तब देश कैसे अव्वल आता है। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं। खैर, आज का ये वीडियो है। आपको अगर कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करके एक और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।